बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट इकनॉमिक्स माशियात, क्लास थर्ड ईयर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन, सैटेलाइट टाउन बहावलपुर। स्टूडेंट्स, हमने मार्केट स्ट्रक्चर में मंडी की साख्त में हमने पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया, मुकम्मल मुकाबला, कि कोई फर्म मुकम्मल मुकाबले के तहत अरसा कलील और अरसा तवील में किस तरीके से तवाज़ुन हासिल करती है। आज हमारा टॉपिक है अजारादारी। मंडी की साख्त में अजारादारी, पीछे हमने ब्रीफली इसको डिफ़ाइन किया था। अजारादारी ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें एक ही फर्म को, एक शख्स को, एक इदारे को किसी शय की रसद पर, पैदावार पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल होता है। इस वजह से वो जो एक सिंगल प्रोड्यूसर है या सिंगल सेलर जो है वो उस शय की अपनी मर्ज़ी की कीमत रख सकता है। उस शय का कोई करीबी नेमुल बदल नहीं है मईशत के अंदर, और दाखिले की पाबंदी होगी, कोई और फर्म वो चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकती। और यहाँ फर्म और सनत का कोई अलग अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है, जो फर्म है वो खुद ही सनत है। ब्रीफली यहाँ हम देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इजारादारी की वजूहात क्या हो सकती हैं, इजारादारी कब क्रिएट होती है। बाज़ औक़ात तो इजारादारी कुदरती तौर पर मौजूद होती है और बाज़ औक़ात इजारादारी ख़ुद से पैदा की जाती है। तो इजारादारी उस वक्त होती है, पैदा होती है, जब किसी फर्म को किसी ख़ास ख़ाम माल पर मुकम्मल कंट्रोल हो, कि कोई एक ख़ाम माल है मईशत के अंदर मौजूद है और उसके ऊपर किसी एक फर्म को, या एक अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो किसी एक मुल्क को उस एक ख़ास चीज़ के ऊपर इजारादारी हासिल होती है, वो ख़ाम माल उसके पास मौजूद होता है। जैसे हम देखते हैं ऑयल और पेट्रोलियम जो है वो कुछ मखसूस कंट्रीज़ के पास वो ख़ाम माल मौजूद है, तो वो उन ममालिक की इजारादारी है। इजारादारी उस वक्त भी जन्म लेती है जब किसी ख़ास टेक्नोलॉजी या किसी चीज़ के पैदावारी जो हकूक़ हैं, जो राइट्स हैं, वो किसी एक स्पेसिफ़िक फ़र्म के पास हों। फिर है कि बाज़ औक़ात गवर्नमेंट बैरूनी मुकाबले की शिद्दत से बचने के लिए भी ऐसा करती है कि किसी एक फ़र्म को ये अथॉरिटी दे देती है, किसी एक फ़र्म को ये लाइसेंस दे देती है कि सिर्फ़ वो इस शय को दरामद कर सकते हैं और वो ही इस शय की सप्लाई के ऊपर, इसकी कीमत के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल रखेंगे। फिर उसके बाद इजारादारी ऐसे भी क्रिएट हो सकती है कि गवर्नमेंट आवाम के मुफाद के लिए किसी मखसूस इदारे को अथॉरिटी दे दे कि वो इजारादारी उसकी कायम कर ले। जैसे पाकिस्तान की अगर एग्ज़ाम्पल लें तो वापडा है, रेलवे है, ये आवाम की जनरल ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो उनके लिए एक स्पेसिफ़िक इदारे के पास मुकम्मल कंट्रोल है उस चीज़ का। अब स्टूडेंट्स, हम इससे पहले कि इजारादार फ़र्म के तवाज़ुन की बात करें, मुख्तसरन हम डिस्कस करेंगे वसूलियाँ और मसारिफ़ पैदाइश। तो वसूलियाँ, जैसे कि हम पीछे स्टार्ट में हमने पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वसूलियाँ ये रेवेन्यूज़ क्या होते हैं। रेवेन्यूज़ किसी भी फर्म की जो प्रोडक्ट जो उसने सेल किया है किसी स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर, उससे हासिल होते हैं। प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी सोल्ड। तो रेवेन्यू का फार्मूला भी आपको याद होगा, R=P.Q, प्राइस पर यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई बाय जितनी क्वांटिटी सेल हुई है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उस फर्म का रेवेन्यू होगा। यानी कुल वसूलियाँ किसी शय की फ़ी इकाई कीमत को ज़रब देंगे हम कुल जो पैदावार उसने फ़रोख्त की है। तो पीछे हमने मुकम्मल मुकाबले में जब हम रेवेन्यूज़ की बात की, तो चूँकि मुकम्मल मुकाबले में ये फ़र्ज़ किया जाता है कि हर इकाई एक ही कीमत पर फ़रोख्त होगी और हर फर्म एक ही कीमत पर शय को फ़रोख्त करेगी, तो इसलिए उसका जो टोटल रेवेन्यू है वो कांस्टेंट रेट पे बढ़ता है और जो उसका एवरेज रेवेन्यू है या मार्जिनल रेवेन्यू है वो कांस्टेंट होता है। यानी जैसे हमने पिछले चैप्टर में एग्जांपल की थी, तो 5 पर यूनिट प्राइस अगर 5 है तो हर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 यूनिट सेल होगा तो 5 रुपये का रेवेन्यू है, 2 यूनिट है तो 10 रुपये का, 3 यूनिट है तो 15 रुपये का है। ये टोटल है 5, 10, 15, 20। और अगर हम इसको एवरेज निकालने के लिए क्वांटिटी पे डिवाइड करेंगे तब आंसर 5 आएगा। अगर हम इसका चेंज देखेंगे तब भी आंसर 5 है। तो एवरेज और मार्जिनल दोनों कांस्टेंट हैं, और जो ग्राफ बनाते थे तो लीनियर आता था, हॉरिजॉन्टल बनता था एक्स एक्सिस के पैरेलल। इजारादारी में केस डिफरेंट है। इजारादारी में चूँकि हमने कहा कि फर्म जो है वो जो चीज़ प्रोड्यूस कर रही है उसके ऊपर उसका मुकम्मल कंट्रोल है। वो चाहे तो मुनाफा हासिल करने के लिए शय को कम कीमत पर फ़रोख्त करे, वो चाहे तो ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त करे।
तो फर्म मुकम्मल तौर पर आज़ाद है इजारादारी के तहत। तो इजारादार का जो रेवेन्यू कर्व होता है, टोटल रेवेन्यू कर्व डिफरेंट रेट्स पर इंक्रीज़ करता है वो, और जो उसका मार्जिनल और एवरेज होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, नेगेटिव स्लोप होता है, और उसमें भी फ़र्क होता है। एवरेज और मार्जिनल बराबर नहीं होते मुकम्मल मुकाबले के तहत। इसमें आप देख सकते हैं आपके सामने स्टूडेंट्स, ये ग्राफ है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन जो बाहर वाला कर्व है वो एवरेज रेवेन्यू कर्व है, जो ज़्यादा स्टीपर कर्व है वो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। इसी तरह से बनाना है आपने, ऑलमोस्ट इतना ही डबल स्लोप का फ़र्क होता है दोनों में। तो आप डायग्राम जब खुद भी बनाएंगे तो आपने इसी तरीके को फॉलो करना है। अच्छा, इसके बाद हम कॉस्ट की जब बात करेंगे तो कॉस्ट में कोई फ़र्क नहीं है। जो कॉस्ट कर्व्स पहले थे, एवरेज है, एवरेज कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट था, या मार्जिनल कॉस्ट था, यू शेप थे सारे, बिल्कुल वैसे ही होंगे। टोटल कॉस्ट कर्व जिस शक्ल का था वो वैसे ही रहेगा, क्योंकि कॉस्ट के मामले में जो आमलीन पैदाइश के हवाले से आती है तो वो इजारादार को भी वही सेम सिचुएशन फेस करनी होती है जो कि किसी दूसरी फॉर्म को फेस करनी होती है। अब हमारा मेन टॉपिक है इजारादारी के तहत फर्म का तवाज़ुन या कीमत और पैदावार का तयन। तो इसमें सबसे पहले तो हम वही शराइत की बात करेंगे। फर्म के तवाज़ुन की दो शराइत हैं, इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस हैं, नेसेसरी कंडीशन है, सफिशेंट कंडीशन है। नेसेसरी कंडीशन वही सिमिलर कंडीशन है, MC मस्ट बी इक्वल टू MR, और सफिशेंट कंडीशन भी सेम कंडीशन है, स्लोप ऑफ MC मस्ट बी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ MR। डायग्राम चेंज बनेगी क्योंकि रेवेन्यू कर्व्स की शेप यहाँ चेंज हो गई है। आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कॉस्ट कर्व की शेप नहीं चेंज हुई। टोटल कॉस्ट कर्व आप देख सकते हैं इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है, फिर डिक्रीजिंग रेट पे है, मैक्सिमम पे जाता है। तो कॉस्ट का कर्व जो है वो चेंज हो रहा है। ये देखें आप, ओ से थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट हुआ है क्योंकि इसमें फिक्स कॉस्ट भी शामिल है, और बढ़ा है, फिर कम हुआ है, फिर तेज़ी से बढ़ा है। इसी तरह से नीचे वाली डायग्राम में मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व है और एवरेज कॉस्ट दोनों यू शेप है। मार्जिनल कॉस्ट पूरा यू नहीं लिया, उसका इंक्रीजिंग पार्ट सिर्फ कंसिडर किया। रेवेन्यू यहाँ चेंज हुआ है। पहले रेवेन्यू था 45 के एंगल पे स्ट्रेट लाइन होती थी, अब रेवेन्यू आप देख सकते हैं ओरिजिन से निकली है लाइन, ओ से निकली है और तेज़ी से ऊपर गई है, फिर थोड़ा सा उसका डिक्रीजिंग रेट पे गई है, मैक्सिमम पे गई है और डिक्रीज़ करना शुरू कर दिया। ये है टोटल रेवेन्यू। डायग्राम का जो ऊपर का हिस्सा है ये शो कर रहा है टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच के ज़रिए से, जहाँ पर मैक्सिमम गैप होगा रेवेन्यू और कॉस्ट का, वो आउटपुट प्रोड्यूस करना फर्म के लिए बेनिफिशियल होगा, तो फर्म वो आउटपुट प्रोड्यूस करेगी। आप देख सकते हैं Q2 आउटपुट है जहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा है क्योंकि रेवेन्यू हाईएस्ट पे है और कॉस्ट लोएस्ट लेवल पे है। जो डायग्राम का नीचे वाला हिस्सा है ये जहाँ पे हमारी जो रेवेन्यू मैक्सिमम थे वहीं पे मार्जिन रेवेन्यू हमारे उस लेवल पे जाके ज़ीरो हो जाते हैं। हम उससे पीछे देखेंगे कि इनका मैक्सिमम गैप जहाँ पे था, उस मैक्सिमम गैप पे हमने देखना है कि रेवेन्यू और कॉस्ट आपस में बराबर हैं। वो वही पॉइंट होगा जहाँ पे हमारा नीचे वाली डायग्राम में MC कर्व MR कर्व को कता करता है नीचे से ऊपर को जाते हुए। यहाँ से हम जो क्वांटिटी लेंगे वो सेम वही क्वांटिटी होगी जो हमारी ऊपर वाली अप्रोच के तहत क्वांटिटी आई थी, और हम देखेंगे इस लाइन को एक्सटेंड करके Y एक्सिस की तरफ ले जाएंगे। एवरेज रेवेन्यू वाली लाइन जो है ये प्राइस है, क्योंकि हमें पता है एवरेज रेवेन्यू और प्राइस बराबर होते हैं। और इसी परपेंडिकुलर ने जहाँ पर एवरेज कॉस्ट को कता किया है उसको हम Y एक्सिस की तरफ लेके जाएंगे, तो ये हमारा कॉस्ट का लेवल आ जाएगा, पर यूनिट कॉस्ट है, पर यूनिट प्राइस है। चूँकि प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट कम है, तो जो दरमियान का जो गैप है जो आपको नज़र आ रहा है शेडेड एरिया, ये हमारी मोनोपोलिस्ट फर्म का प्रॉफिट कहलाएगा। तो आप इनको दो ग्राफ्स को अलग अलग भी बना सकते हैं, थोड़े गैप के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन ऊपर नीचे बनाने का मकसद ये था कि सिमिलर क्वांटिटी को इक्विलिब्रियम क्वांटिटी शो करना है। इसकी एक्सप्लेनेशन साथ आप तहरीर कर देंगे। ये शॉर्ट रन की हमने डायग्राम यहाँ पर डिस्कस की है। अब बात करेंगे लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में अगरचे वैसे तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, जैसे परफेक्ट कंपटीशन में तो लॉन्ग रन में ये था कि इंडस्ट्री है और लॉन्ग रन में लॉस वाली फर्म्स छोड़ जाएंगी, प्रॉफिट को देखकर अट्रैक्ट होकर न्यू फर्म्स एंटर हो जाएंगी, क्योंकि मोनोपोली में नई फर्म्स की एंट्री या इस तरह का तो कोई केस नहीं है। मोनोपोलिस्ट खुद ही सिंगल फर्म है, वही इंडस्ट्री है, तो ऐसा तो कोई सीन नहीं है। यहाँ पर फ़र्क सिर्फ ये होगा कि लंबे अरसे में मोनोपोलिस्ट के पास इतना टाइम होगा कि वो अपने प्लांट को एक्सटेंड कर सकता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड, जो सरकमस्टांसिस हैं उसकी बुनियाद पर अपने प्लांट में तब्दीलियाँ ला सकता है, या अपना जो एग्जिस्टिंग प्लांट है कि हो सकता है
कि उसको ज़रूरत है कि अगर अचानक उसे नज़र आ रहा है कि तलब कम हो गई है जो उसका प्रोडक्ट है, तो वो अपने प्लांट को मेयारी जो सतह है उससे थोड़ा कम इस्तेमाल करेगा। अगर तलब में इजाफा हुआ तो वो अपने प्लांट को फुली यूटिलाइज़ करेगा, और तलब में अगर मज़ीद इजाफा वो देखता है तो अपने प्लांट को मेयारी सतह से ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये 3 केसेस होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से भी कोई एक स्पेसिफिक केस पूछा जा सकता है कि लेस देन ऑप्टिमल स्केल ऑफ प्लांट बयान करें, या ऑप्टिमल प्लांट बयान करें, या मोर देन ऑप्टिमल प्लांट है। तो थोड़ा टेक्निकली बनानी है डायग्राम स्टूडेंट्स आपने, ये आपके सामने है। जब आप ये लेक्चर अटेंड करें तो कॉपी पेंसिल अपनी ले के बैठें और साथ साथ इसको ड्रॉ करें। आप इस डायग्राम में देख सके थे कर्व्स थोड़े से फ्लैट हो गए हैं, शेप वही है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लॉन्ग रन है, MR और AR थोड़े फ्लैट बन गए हैं। इसी तरह से आपने LAC और LMC को भी थोड़ा सा फ्लैट बनाना है शॉर्ट रन की निस्बत। इस डायग्राम में जो ट्रिक है वो आपने करना ये है कि चूँकि आपको पता है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, MC और MR बराबर हो, तो आपने अपना MC कर्व यहाँ से पहले गुजार लेना है। MC कर्व गुजार लिया तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया आपके पास, Q आ गया, उसी से आपने ऊपर ले जाके प्राइस बना ली और कॉस्ट बना ली। अब एक्चुअली हमारा यहाँ पे जो टारगेट है या टास्क है वो ये है कि हमने दिखाना है कि हमारा प्लांट लेस देन ऑप्टिमल है। ऑप्टिमल होता है अगर हम एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट पे प्रोडक्शन कर रहे हो। तो हमारी जो प्रोडक्शन क्यू है इस वर्टिकल लाइन पे ABEQ, हमने यहाँ पर इसके दरमियान में ये शो करना है कि हमारा जो प्लांट है वो लेस देन ऑप्टिमल है, यानी अभी हमारी एवरेज कॉस्ट डिक्रीज़ कर रही है, इस प्रोडक्शन के बाद भी हमारी एवरेज कॉस्ट डिक्रीज़ कर रही है, हमने ये शो करना है। तो हम अपनी इस पॉइंट पे अपनी एवरेज कॉस्ट का डिक्रीजिंग पार्ट यहाँ लेके आएंगे और यहाँ से इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग नीचे को ला के बाद में उसका मिनिमम शो करेंगे और फिर वो ऊपर जाएगा। तो ये लेस देन ऑप्टिमल की डायग्राम है। इसको अब वजाहत इसकी कर देंगे कि यहाँ पर फर्म को इतनी कॉस्ट है, इतनी प्राइस और प्रॉफिट अर्न कर रही है। अगला केस हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ ऑप्टिमम स्केल ऑफ प्लांट, कि हम अपने प्लांट का ऑप्टिमम ही इस्तेमाल करें, उसको फुली यूटिलाइज़ करें, अपने प्लांट में जितनी भी उसकी सलाहियत है मैक्सिमम उसको हम यूटिलाइज़ करें। तो इसका मतलब है कि पैदावार होगी आपके एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट के ऊपर। तो ये बहुत ही आसान है इसकी डायग्राम। आपने चूँकि कंडीशन हमारी है इक्विलिब्रियम की MC और MR बराबर, और MC चूँकि AC को उसके मिनिमम पॉइंट पे पता करते, तो आपने AC का मिनिमम पॉइंट भी इसी जगह पे ही बना देना है, इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट के ऊपर ही बना देना है उसको। तो ये इक्विलिब्रियम भी वही है, वही AC का मिनिमम पॉइंट है, यही एवरेज कॉस्ट आपकी कहलाएगी। Y एक्सिस पे आप ले जाएंगे और इस कर्व को लाइन को ऊपर ले जाएंगे तो आपकी प्राइस डिटर्मिन हो जाएगी। ये है फर्म का जो प्लांट है वो ऑप्टिमली यूटिलाइज हो रहा है, एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पॉइंट पर है। तीसरी जो सिचुएशन है जो कि लॉन्ग रन में हम फेस कर सकते हैं, हमारा प्लांट फेस कर सकता है, वो है कि डिमांड अचानक बढ़ गई है। तो जो मोनोपोलिस्ट है वो अपने प्लांट को मोर देन ऑप्टिमम यूटिलाइज़ करता है, कि ऑप्टिमल पॉइंट से आगे वो यूटिलाइज़ करता है। अब आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि चूँकि हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन है MC और MR का बराबर होना, तो यहाँ पे MC को हमने ऐसे बनाया कि MC पीछे से एवरेज कॉस्ट को कता करने के बाद वो ऊपर चढ़ा है और उसने MC MR को कता किया है और वहाँ से इक्विलिब्रियम डिटरमिन किया है। तो एवरेज कॉस्ट का मिनिमम इस लेवल से पीछे आ चुका था, अब उसका राइजिंग पार्ट है, एवरेज कॉस्ट का ये राइजिंग पार्ट है, ये एवरेज कॉस्ट ऊपर को जा रही है, यानी उसका जो ऑप्टिमम पॉइंट था वो T पर पीछे गुजर चुका है, अब वो ऑप्टिमम से ऊपर आ गई है। A पॉइंट जो है कॉस्ट का, ये वो पॉइंट है जो मोर देन ऑप्टिमल को शो कर रहा है, यानी मिनिमम से आगे आ गई है, बढ़ना शुरू हो गई है कॉस्ट। यहाँ पर ये फर्म प्रोड्यूस कर रही है अपने प्रोडक्ट को, तो ये इस सूरत में फर्म का इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम की कंडीशन तीनों सूरतों में एक ही है, MC और MR जहाँ पर बराबर होंगे और MC का ख़त ऊपर चढ़ते हुए MR के ख़त को कता करेगा, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इन तीनों डायग्राम्स में आप एक ही पेज पे डायग्राम बनाएं ताकि आप कंपैरिजन करके उसको अंडरस्टैंड कर सकें कि लेस देन ऑप्टिमल की सिचुएशन में आपने जो अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया है उस इक्विलिब्रियम पॉइंट के साथ आपकी एवरेज कॉस्ट जो आपके प्लांट की है, मोनोपोली की है, उस एवरेज कॉस्ट का फॉलिंग पार्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है। दूसरी डायग्राम में एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पार्ट इक्विलिब्रियम वाली लाइन के ऊपर आ गया, और तीसरी डायग्राम में एवरेज कॉस्ट का राइजिंग पार्ट इक्विलिब्रियम के बराबर आ गया। तो ये 3 सिचुएशंस आ सकती हैं लॉन्ग रन में। स्टूडेंट्स अगर कंप्लीट 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि हाउ अ फर्म
अटेन इट्स इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट रन एज वेल एज इन लॉन्ग रन। इजारादारी के तहत फर्म का तवाज़ुन कलील अरसे में और तवील अरसे में तफसील से बयान करें। तो फिर आपने ये जो आज का हमारा लेक्चर है इस पूरे टॉपिक को बयान कर देना है। इजारादारी की तारीफ़ करेंगे आप, फ़र्म की वसूलियाँ और मसारिफ़ पैदाइश के बारे में बताना चाहें तो बता दें, अदरवाइज़ आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। इजारादारी के तहत फ़र्म का तवाज़ुन, कीमत और पैदावार का तयन। सबसे पहले आप इसमें शराइत के बारे में बताएंगे, फिर कलील अरसे का तवाज़ुन बताएंगे। कलील अरसे के तवाज़ुन में 2 अप्रोचेज़ हैं, टोटल रेवेन्यू कॉस्ट अप्रोच और MCMR अप्रोच है। उसके बाद फिर तवील अरसे में आप बताएंगे कि 3 सिचुएशंस हैं, लेस देन ऑप्टिमल है, ऑप्टिमल पॉइंट है या मोर देन ऑप्टिमल पॉइंट है। और ये यहाँ पर आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू स्टूडेंट।